एक ऐसा भारतीय राजा जो सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीत सकता था, लेकिन उसने युद्ध और हिंसा के मार्ग को ही त्याग दिया था। जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया और विश्वगुरु बनाया। इस दुनिया में करीब करीब 33% लोगों पर अपना राज्य किया और आज जिसके नाम पर हमारी सरकार वीरों को पुरस्कार देती है, वो कोई और नहीं बल्कि वॉरियर, फाइटर, रूलर, जिसने अखंड भारत पर राज्य किया। प्राचीन काल में उस राजा ने अपने भारत को इतना समृद्ध बना दिया था कि आज भी हमारा भारत इतना समृद्ध है। इस दुनिया में हर एक राजा की एक अपनी कहानी है, लेकिन आज जिस राजा की हम कहानी बताने वाले हैं उसका जन्म तो राजवाड़ों में हुआ, लेकिन उनके पिता इतना वर्चस्व हासिल नहीं कर पाए जितना इस राजा ने किया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम उस राजा की बात करने वाले हैं जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपना वर्चस्व बनाया। किसी देश के राजा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे, और इस राजा ने पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया और अचानक से अपना हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम्राटों के सम्राट अशोक महान के बारे में। इस दुनिया में मात्र 2 ही ऐसे शासक हुए जिनके नाम के पीछे महान लगाया जाता है। एक अशोक महान और दूसरे मुगल काल के शासक थे अकबर महान। दोस्तों, प्राचीन इतिहास की जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीजें हमसे जरूर छिपाई जा रही हैं। वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। इनके पिता बिंदुसार और इनके माता सुभद्रांगी थीं, और इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इतिहास में लिखा है कि बिंदुसार की टोटल 16 रानियां थीं और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक बिंदुसार की 100वीं संतान थी और इनसे बड़ा एक भाई था जिनका नाम था सुसीम। पहले के समय राज्य परंपराओं के अनुसार अगर राजा की मृत्यु हो जाती है या फिर उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, वो सत्ता नहीं संभाल पाते हैं, तो उनके बड़े बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता था और उसे ही युवराज घोषित किया जाएगा। और इस वजह से उनके बड़े बेटे सुसीम को तक्षशिला का युवराज घोषित कर दिया गया। और अशोक अपनी लंबी यात्रा पर कहीं दूर चले गए। एक दिन अचानक से उनको एक सूचना मिलती है कि उनकी माता की हत्या कर दी गई है। इस बात को लेकर अशोक इतना क्रोधित हुए कि जब घर वापस आए तो उन्होंने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था और राज की बागडोर खुद ही संभालने का फैसला किया। वर्तमान में असम से लेकर ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही फैला दिया था अशोक ने। मस्की, गुजुर्रा, नेतुर लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, जबकि कर्नाटक से प्राप्त एक शिलालेख जिसमें अशोक को राणेव अशोक कहा गया और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं कि आखिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी और किसने की थी। 345 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की नींव रखने वाले सम्राट का जन्म होता है, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोडस कहा, लेकिन विलियम जोन्स ने इनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा और 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया। हिस्ट्री में लिखा है कि सेल्यूकस निकेटर ने इस युद्ध को हारने के बाद अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य और एक संधि के चलते सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी बन गया और जैन धर्म के एक गुरु थे भद्रबाहु, जिनसे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। पहले चंद्रगुप्त का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन जैसे ही ये चाणक्य के संपर्क में आए वैसे ही चाणक्य से शिक्षा पाकर ये बहुत ही ज्यादा कुशल और एक योद्धा बन चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर अपने साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य वंश की नींव रखी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बीता। वहां पर उपवास रखने के बाद वहीं पर
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और फिर इनका बड़ा बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठता है और मौर्य वंश की गद्दी को संभालता है। आइए टॉपिक में वापस चलते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। अशोक को मात्र गद्दी पर बैठे हुए 8 साल हुए थे और उसने अपने शासनकाल में बहुत बड़ा कारनामा किया। बताया जाता है कि अशोक ने जितने भी युद्ध लड़े उसमें से अशोक एक भी युद्ध नहीं हारा और उसमें से एक बहुत ही ज्यादा चर्चित युद्ध है जो कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन यहीं पर अशोक ने अपने हृदय को परिवर्तन कर लिया और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। बताया जाता है कि ये युद्ध इतना भयानक था कि इस युद्ध में करीब करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और करीब करीब 1.5 लाख सैनिक को बंदी बना लिया गया था। मासूम 2-2, 3-3 साल के बच्चों को जान से मार दिया गया था। एक तरह से तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया गया था। और जैसे पानी की नदियां बहती हैं उस युद्ध में वैसे ही खून की नदियां बह रही थीं। इतिहास में लिखा है कि जब अशोक इस युद्ध में गया था तो वहां पर जो जानवर थे, हाथी घोड़े, वो भी अशोक को देखकर भागने लगे, डरने लगे। जिसका हाथ आधा कटा है, जिसका सिर कटा है और जो पूरी तरह से घायल है वो अशोक को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये युद्ध ऐसा था जहां पर मासूम बच्चों को काट दिया गया था। महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, विधवा महिलाओं को पूरी तरह से जिंदा ही मार दिया गया था। तो इस चीज को देखकर जब अशोक ने इस चीज को देखा तो उसके हृदय में बहुत बड़ा बदलाव आया और वहीं से अशोक ने जिस तलवार को उठाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसी तलवार को वहीं पर छोड़ दिया और वहीं से अशोक का हृदय कँपा गया। अशोक की टोटल 5 पत्नियां थीं, जिसमें से उनकी एक बड़ी पत्नी थी। उसने अशोक से कहा जब अशोक घर गए कि इस युद्ध को जीत कर तुमने क्या ही जीत लिया, मासूम बच्चों को, मासूम महिलाओं को जिंदा काट दिया, उन्हें जिंदा मार दिया, इस युद्ध को जीतकर तुमने क्या जीत लिया। इनके बातों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इनका एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। उसने इनको एक प्रवचन दिया, कहा कि तुम अब बौद्ध धर्म अपना लो। अशोक ने तुरंत जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस युद्ध के बाद दुनिया को संदेश देने के लिए अशोक ने कई सारे शिलालेख लिखवाए, जिसमें से नंबर 1 शिलालेख में देखने को मिलता है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि पशुओं को मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है बल्कि बहुत ही बुरी बात है। और दूसरे शिलालेख में लिखा है कि मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। और सबसे चर्चित 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। टोटल 14 शिलालेख हैं जो कि अशोक द्वारा लिखवाए गए थे। शिलालेख होता है, प्राचीन काल में लिखने की कोई कला नहीं होती थी, ना तो पेन था ना तो पेंसिल थी, तो जो बड़े बड़े राजा थे वो पत्थरों पर कुछ लिखवा कर छोड़ देते थे। कुछ कहीं पर आज के टाइम पर भी शिलालेख मिलते हैं और ये जो लिखी हुई भाषा थी ये ब्राह्मणी भाषा में लिखी हुई लिपि थी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।